Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of collective और corporate membership rights. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम मेंबर्स के राइट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल राइट एंड सेकंड वन इज द कलेक्टिव राइट्स. तो इंडिविजुअल राइट्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मेंबर्स के कलेक्टिव राइट्स क्या हैं या इनके कॉर्पोरेट मेंबरशिप राइट्स क्या हैं. जस्ट हैव अ लुक ओवर दीज राइट्स. पहले पॉइंट की बात करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू ज्वाइन विद अदर्स इन मेकिंग एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू हैव एनी वेरिएशन इन देयर राइट्स. इट मीन्स कि अगर मेंबर्स को अपने राइट्स में कोई भी वेरिएशन दिखाई देता है, यानी कि जो उनके राइट्स हैं वो प्रॉपरली उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो वो इसके रेफरेंस में कोर्ट में एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं. और इसके लिए हर मेंबर एक दूसरे के साथ कलेक्टिव वे में एप्लीकेशंस को फॉलो करते हुए कोर्ट में फिल कर सकता है. ये उसका एक पर्टिकुलर राइट है. ओके. सेकेंड पॉइंट इज राइट टू बी पार्टी टू रेक्विजिशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. कभी कभी कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करना पड़ता है. ठीक है. तो उस केस में क्या हो सकता है, वो इंडिविजुअल जो मेंबर है वो बाकी मेंबर्स के साथ में कंबाइन होकर उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है और कंपनी को इसके लिए फोर्स कर सकता है. ये भी उसका एक कलेक्टिव राइट है. द थर्ड वन इज द राइट टू ज्वाइन इन डिमांड फॉर पोल. यानी कि अगर उसके पास जिस पर्टिकुलर रेशियो में शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस रेशियो में शेयर्स उसके पास अवेलेबल हैं, तो वो बाकी मेंबर्स के साथ में ज्वाइन होकर पोल डिमांड फॉर पोल के लिए ज्वाइन कर सकता है बाकी मेंबर्स के साथ में मिलकर. ओके. द फोर्थ पॉइंट इज right to join with others in application to the tribunal for ordering an investigation into the affairs of the company. यानी कि अगर उसे ऐसा लगता है कि कंपनी के अफेयर्स प्रॉपर वे में रन नहीं हो रहे हैं या कोई पर्टिकुलर मिसलीडिंग एक्टिविटीज को फॉलो किया जा रहा है, तो उसके रेफरेंस में वो बाकी मेंबर्स के साथ में ज्वाइन करते हुए ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और ट्रिब्यूनल को ये पर्टिकुलर पॉइंट रेज कर सकता है कि वो कंपनी के इन अफेयर्स को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें. ओके. द नेक्स्ट वन इज द राइट टू ज्वाइन विद अदर्स इन फाइलिंग पिटिशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. ये मैंने इंडिविजुअल राइट में भी आपसे डिस्कस किया था, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का. यानी कि अगर कोई एक्टिविटी ऐसी फॉलो की जा रही है जिससे उसके राइट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से कंपनी के ऑपरेशंस को इस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है जिससे कि जो उसके राइट्स हैं उनमें वेरिएशंस आ रहा है, तो ये कंडीशंस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अराउंड इन्वॉल्व होती हैं. तो अगर ऐसा भी कोई ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का केस बनता है तो खुद को रिलीफ दिलाने के लिए वो क्या कर सकता है, बाकी मेंबर्स के साथ में ज्वाइन करके ट्रिब्यूनल में एक पिटीशन फाइल कर सकता है. ये भी उसका एक कलेक्टिव राइट है. नेक्स्ट वन इज that is right to do the following businesses by passing ordinary resolution in general meeting. यानी कि कंपनी की जनरल मीटिंग में ये कुछ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस हैं, इनको पास कराकर वो मेंबर बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है. जैसे पहला दे रखा है इसके अंदर टू इंक्रीज कैपिटल ऑफ द कंपनी. यानी कि अगर कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज करना है तो उसके लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉलो किया जाता है और उस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में वो पार्टिसिपेट करते हुए बिजनेस की इस एक्टिविटी में बाकी मेंबर्स के साथ में ज्वाइन कर सकता है. ओके. सेकेंड वन इज टू रिकॉग्नाइज कैपिटल ऑफ द कंपनी. कंपनी की कैपिटल को रिकॉग्नाइज करने की प्रोसेस में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है और इस रेजोल्यूशन में वो बाकी मेंबर्स के साथ में अपने वोटिंग राइट का यूज कर सकता है. थर्ड वन इज द टू कन्वर्ट शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा. यानी कि जब शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है उस समय भी एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, तो वो भी बाकी मेंबर्स के साथ में इस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने वोटिंग राइट का यूज कर सकता है प्रॉपर्ली. नेक्स्ट वन इज
टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, यानी कि अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है कंपनी के अंदर तो उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए भी जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। टू अप्रूव एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट को अप्रूव करना है या ऑडिटर्स की रिपोर्ट को अप्रूव करना है तो भी वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज द टू डिक्लेयर डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस पर्टिकुलर डिविडेंड को रिकमेंड किया है उसके डिक्लेरेशन के लिए जो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा उसमें भी वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट करने का एक राइट रखता है। तो ये राइट हो गए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के रेफरेंस में जो जनरल मीटिंग में कंपनी की फॉलो किए जाते हैं। नाउ कम टू द 7th पॉइंट, क्या उसके कलेक्टिव राइट्स हैं। टू डू द फॉलोइंग स्पेशल बिजनेस बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि ये तो हम बात कर रहे थे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की, लेकिन कुछ स्पेशल रेजोल्यूशंस भी फॉलो किए जाते हैं तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता है। ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके वो बिजनेस को फॉलो कर सकता है। पहला केस है इसके अंदर टू मेक ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम, यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई चेंज होना है तो उस ऑल्ट्रेशन के लिए वो उस स्पेशल रेजोल्यूशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये उसका राइट है। बी पॉइंट इज टू मेक ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स, यानी कि कंपनी के आर्टिकल्स में भी कोई चेंज होना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई ऑल्ट्रेशन होना है तो उसमें भी वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ये उसका राइट है। सी पॉइंट इज टू रिड्यूस द कैपिटल विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर ट्रिब्यूनल के अप्रूवल से कंपनी की कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है तो उसमें जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। टू पे इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर कैपिटल से कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है तो उस इंटरेस्ट के पे किए जाने के रेफरेंस में जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू वाइंड अप द कंपनी वॉलंटरली और विद द इंटरवेंशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर कंपनी का वाइंड अप होता है वॉलंटरी बेसिस पर, यानी कि जब कंपनी के सारे मेंबर्स कंपनी को वाइंड अप करना चाहें तो वॉलंटरी वाइंड अप कहलाता है, या फिर ट्रिब्यूनल के इंटरवेंशन से कंपनी का वाइंड अप होता है तो उस केस में भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू इसको फॉलो किया जाता है और उसमें भी वो पर्टिकुलर मेंबर पार्टिसिपेट करने का अपना एक राइट रखता है। सो दीज ऑल आर द राइट्स ऑफ अ मेंबर इन रेफरेंस ऑफ अ कंपनी। नाउ we move to the next topic. This is the cessation / termination of membership. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें एक कंपनी या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मेंबरशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। हम उन पर्टिकुलर कंडीशंस को इस टॉपिक के अंडर में स्टडी करेंगे। A person may cease to be member of a company in a number of situations. These situations may be classified under the two heads. यानी कि हम इन सारी situations को, जिन situations में एक member को terminate किया जा सकता है membership से, इसको हम दो categories में study करेंगे. The first one is by the acts of the parties and second one is under the by operation of law. सबसे पहले हम बात करेंगे by the acts of the parties के बारे में. A member may cease to be a member of a company by any of the following acts of the parties. Parties के एक्ट की वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन की मेंबरशिप इन पर्टिकुलर कंडीशंस में टर्मिनेट की जा सकती है। पहला केस है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या होता है, कभी कभी मेंबर्स अपने शेयर्स को सेल करके ट्रांसफर कर देते हैं अनदर पर्सन को। अगर ऐसा कोई भी केस बनता है तो उस केस में The transferor ceases to be a member when the transfer is registered, यानी कि एक बार जब ट्रांसफर रजिस्टर्ड हो जाता है तो उस केस में जो कंपनी का मेंबर है वो उसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ओके, सेकंड केस इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। In such a case, when the shares are forfeited by a company on non-payment of calls, then in such a conditions the membership of the shareholders is terminated by the company. यानी कि जिन पर्टिकुलर शेयर्स की पेमेंट नहीं हो पाती है कॉल करने के बावजूद भी, यानी जिनको हम काउंट करते हैं नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स के अंडर में,
ऐसे शेयर्स को कंपनी की तरफ से फॉरफिट कर दिया जाता है। और जब फॉरफिट किया जाता है तो जिसके रेफरेंस में ये शेयर्स होते हैं, अलॉट होते हैं, उनकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है बाय द कंपनी। क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज एनफोर्समेंट ऑफ लाइन। इन सच अ केस where a company has line on the shares allotted, it may sell the shares for enforcing the line subject to the provision of the act। और इस केस में कंपनी क्या करेगी, मेंबर की जो कंपनी का मेंबर है उसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, लाइन होना चाहिए। अगर कंपनी लाइन लेकर आती है अलॉटेड शेयर्स पर तो वो इन शेयर्स को सेल कर सकती है लाइन के सब्जेक्ट के बेसिस पर, जो कि एक्ट का एक प्रोविजन होता है। और उस केस में जो उसके एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं जिनके रेफरेंस में वो शेयर्स पर लाइन लेकर आती है, उनकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज द रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किया जाता है तो इसके रेफरेंस में क्या करेगी कंपनी, उसके शेयर्स के अलॉटमेंट को कैंसिल कर देगी और उसकी मेंबरशिप को भी कैंसिल कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया जाता है तो उस केस में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मेंबर नहीं रह जाते हैं, उनकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होगा, यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को कंपनी को सरेंडर कर देते हैं, और जैसे ही वो अपने शेयर्स को सरेंडर करते हैं और कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो ऑटोमेटिकली जो उनकी मेंबरशिप है उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द बायबैक ऑफ शेयर्स। व्हेन अ कंपनी मेक्स बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ अ शेयर होल्डर देन ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, यानी कि उसकी जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है जब शेयर्स को कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर से बाईबैक कर लिया जाता है उस केस में। तो दैट इज क्लियर टू यू। ये तो हुई बात बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टीज। अब हम बात करेंगे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू ये 4 केसेस हैं यहां पर। इन 4 केसेस में एक पर्टिकुलर पर्सन की मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है। द फर्स्ट वन इज दैट इज द बाय डेथ, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो जो उसके शेयर्स हैं वो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ओके, उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब उसका नाम एज अ मेंबर रजिस्टर्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस एग्जिस्टिंग मेंबर की जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्लियर? सेकंड वन इज द केस ऑफ बाय इंसॉल्वेंसी। An insolvent remains member of a company so long as his name appears on the register of members। तो जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो कंपनी का मेंबर तो है, लेकिन जो उसके शेयर्स हैं वो उसके असाइनीज को या उसके ऑफिशियल रिसीवर्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, उनको नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या रहता है, उसका नाम रजिस्टर मेंबर्स के रजिस्टर में रहता है, तो वो कंपनी का मेंबर तो बना रहता है, उसके पास वोटिंग राइट तो होते हैं, लेकिन जो उसके बेनिफिशियल राइट्स हैं वो उसके ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो ऑफिशियल रिसीवर है इंसॉल्वेंट मेंबर का, वो अगर अपने शेयर को ट्रांसफर कर देता है किसी और पर्टिकुलर पर्सन को, तो उस केस में क्या होगा, जो इंसॉल्वेंट मेंबर है कंपनी का, वो कंपनी का मेंबर अब नहीं रह जाता है, उसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ शेयर्स बाय ट्रिब्यूनल ऑर्डर। यानी कि अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे कंपनी के एक मेंबर को दूसरे मेंबर से शेयर परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए, तो उस केस में भी जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग मेंबर है उसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप। यानी कि अगर कंपनी के सारे मेंबर्स वॉलंटरी बेसिस पर कंपनी को वाइंड अप करना चाहें, तो वाइंड अप की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि कंपनी का वाइंड अप का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। Okay, so these all are the cases where the membership is
terminated. Thank you.